We'll wait for 1 minute, okay, and let others join, then we will start. Okay, so let others join. In the meantime, we will start. तो अभी हमने फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन हमने पढ़ना शुरू किया था और हमने कुछ सैंपल रिएक्शंस देखे, जैसे कि प्रोटियम और प्रोटियम मिलकर एक ड्यूटेरियम बना सकते हैं। उसी तरह से दो ड्यूटेरियम मिलकर एक ट्राइटियम बना सकते हैं, एंड वी are also given the amount of energy produced. Okay, now these energies might look a lot lesser than the fission reaction, but actually in fact it is a lot higher. Why? For two reasons. One, that these are very light. This and this is just 2U, जबकि जो फिजन में यूरेनियम यूज हो रहा था वो 235U का था, जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट कर रहा था। अब यहाँ पे नॉट ओनली दैट, अब आप ये देखिए कि जो इसका रिजल्टेंट आया, दैट कैन फर्दर कंबाइन टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट विच, एंड देन द lighter heliums can combine to produce a heavier helium, and again a lot of energy is produced. Okay, so this creates another type of chain, right, that the results of this can again combine to form the next heavier nucleus. So this is also a kind of a chain, and this produces enormous amount of energy. So how does this reaction happen? आखिर फ्यूजन कैसे होता है? फिजन हमने देखा कैसे होता है कि उस अपने आप से ये न्यूक्लियस नहीं टूटता है, लेकिन जब न्यूट्रॉन आके टकराता है तब ये न्यूक्लियस टूट जाता है दो हिस्सों में, रफली ऑफ द सेम साइज। अब ये कैसे होगा? ये इस तरह से होगा फ्यूजन कि there will be a high energy particle. Okay, for example, this particle can be a proton. Okay, it will go and hit another proton, and they will combine together to form, let's say, a nucleus together. Okay, now for this to happen, these two protons both are positively charged. They need to overcome which force? They need to overcome the repulsive Coulomb's force. और उसको ओवरकम करते 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 वो एक समय आएगा जब बहुत पास आ जाएंगे। जब वो इतना पास आ जाएंगे, यानी कि रफली क्लोज टू 1 फेम्टोमीटर, जब वो इतना पास आ जाएंगे तो कौन सी फोर्स किक इन हो जाएगी, कौन सी फोर्स इफेक्टिव हो जाएगी इस डिस्टेंसिंग पे? न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। एंड न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है, दैट इज न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स is higher than the repulsive Coulomb force. Okay, तब रिपेल करने की बजाय वो एक दूसरे को तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जब वो तेजी से अट्रैक्ट करेंगे तो एक नया न्यूक्लियस बन जाएगा उनके जुड़ने से, और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो इस तरीके से अब ये रिएक्शन होता है।
तो ये बात तो चलिए ठीक है, लेकिन इसको इसके पास आने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए। ये हाई एनर्जी हम इसको कैसे देंगे? ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा, हम ज्यादातर ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस लेवल की हम इजिली अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट थ्रो इट एट दैट लेवल, राइट? सो वी विल गिव इट यूजिंग थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि जो इसका फ्यूल है, इट हैज टू बी हीटेड एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, we have figured out that the energy, the kinetic energy one proton needs to have to go and hit another proton, okay, is 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, ये थर्मली देना बहुत आसान नहीं है, राइट? अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज जो प्रोटॉन है, एक एवरेज प्रोटॉन के पास इतनी एनर्जी आए, मान लीजिए हम वो लेकर ये कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो जो टेम्परेचर आता है वो आता है 3 into 10⁸, ओके, विच इज 300 मिलियन कैल्विन। ओके, ये बहुत बहुत हाई टेम्परेचर है। दिस टेम्परेचर इज इवन हायर देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन। ठीक है, तो ये इतना हाई अगर टेम्परेचर होगा, तो एक एवरेज प्रोटॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो जाके दूसरे प्रोटॉन से कंबाइन कर ले। ठीक है, और क्योंकि हम ये थर्मली एक्साइट कर रहे हैं अपने पार्टिकल्स को, इस तरह के फ्यूजन को हम बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें याद रखनी है? हमें ये याद रखनी है कि हमको रिपल्सिव कूलम फोर्सेस को ओवरकम करना है, ताकि वो इतनी पास आ सके कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाए। To do that, we need to give enormous amount of kinetic energy of the order of 400 kilo electron volt, which we provide using thermal excitation, which by average energy calculation, we arrive at a number which is 3 into 10⁸ Kelvin, which is a very, very high temperature. So, हमारे सामने ये डेटा देखते ही कुछ चीजें क्लियरली उजागर होकर आती हैं। पहली चीज ये उजागर होकर आती है कि ये अगर इतना हाई टेम्परेचर आखिर प्रोड्यूस कैसे करे। एक डिफिकल्टी तो ये दिखाई देती है। अब दूसरी डिफिकल्टी कि चलिए किसी तरह हमने ये टेम्परेचर बना भी लिया, ठीक है, बन गया हमारा ये टेम्परेचर, लेकिन हम किसी कंटेनर में रख के इस रिएक्शन को करेंगे। ऐसा कंटेनर हमारे पास कहाँ है जो इतने हाई टेम्परेचर को सह सके। ठीक है, किसी भी मटेरियल का आप बनाएं, वो मटेरियल मेल्ट हो जाएगा, एक्चुअली इवेपोरेट हो जाएगा एट दिस टेम्परेचर। ओके, तो ऑलरेडी हमारे सामने ये दिखना शुरू हो जाता है कि फ्यूजन रिएक्शंस कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक हैपन। ठीक है, अब हम बिफोर वी डिस्कस कि हम ये रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, पहले ये समझते हैं कि नेचर में रिएक्शन हो ही रहा है। ये हमें पता है, सन पे हो रहा है, सारे जो भी एक्टिव स्टार्स हैं सब में ये रिएक्शन हो रहा है। आखिर ये रिएक्शन कैसे हो रहा है? अब जो सन है उसमें जो टेम्परेचर है वो 1.5 into 10⁻⁷ केल्विन, उसके कोर में जो उसका हॉट पार्ट है उसमें भी टेम्परेचर बस इतना ही है, विच इज अबाउट 20 times लेस देन आवर कैलकुलेशन। तो फिर आखिर ये रिएक्शन होगा कैसे? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन से तो ये टेम्परेचर कम है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि जो हमने कैलकुलेशन से हम निकाल रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
टेम्परेचर क्या चीज शो करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी शो करता है। इसका मतलब यह है कि कुछ पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स will have higher than average energy. Okay, and obviously some will have lower. We are not interested in this, we are interested in this. ठीक है ना? कुछ पार्टिकल्स की तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होगी, तभी तो ये एवरेज है, सबकी सेम नहीं होती। और इनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी एवरेज से काफी अधिक होती है, यानी 20 टाइम्स से भी ज्यादा होती है। Although there are very few such particles or such protons which have energy above this, right? So उनकी एनर्जी कितनी हाई हो जाती है? कुछ की 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाती है, यानी कि उस एनर्जी से जाने वाला प्रोटॉन अगर किसी और प्रोटॉन से टकराए तो वो उसके साथ जुड़ सकता है एंड विल रिजल्ट इन मोर एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है सन पे, ये प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियस ऑफ लाइटर हाइड्रोजन जुड़ते हैं, उससे हैवियर हाइड्रोजन बनती है, हैवियर हाइड्रोजन से लाइटर हीलियम बनती है, और लाइटर हीलियम से स्टेबल आइसोटोप ऑफ हीलियम जो स्टैंडर्ड हीलियम है वो बनती है ऑफ मास नंबर 4। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में आगे देखते हैं कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं सन में वो क्या हो रहे हैं। सबसे पहले दो प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन जुड़ते हैं जो ड्यूटेरियम को बनाते हैं। ठीक है, सम एनर्जी इज रिलीज्ड। फिर ये जो ड्यूटेरियम है ये एक और हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ता है और लाइटर वेरिएंट ऑफ हीलियम बनाता है, और जो लाइटर हीलियम है वो जुड़कर हैवियर हीलियम बनाते हैं। दिस इज द एंड। ठीक है, तो प्रोटियम से शुरू होकर हम फाइनली हीलियम, स्टेबल हीलियम ऑफ मास नंबर 4 तक पहुंच जाते हैं। तो ये इन स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। तो इनमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो ये द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है। ये बीच वाले में कहीं पे भी प्रोटियम यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये हमें पता होना चाहिए। एंड वी ऑल्सो कम टू नो गामा रेडिएशंस ऑल्सो गेट एमिटेड बिकॉज ऑफ दिस। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि सनरेज में गामा रेडिएशंस भी होती है, तो वो गामा रेडिएशन इससे द सेकेंड रिएक्शन जहां पे कि एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एनिलिएट हो जाते हैं और केवल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज एन एनिलिएशन रिएक्शन जिसमें कि मास खत्म हो गया और केवल एनर्जी बनी। ठीक है, एक साइड रिएक्शन है, ज्यादा इस पे हमें फोकस नहीं करना, ज्यादा हमें फोकस करना है 1, 3 and 4 पे। तो हाइड्रोजन प्रोटियम से ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम प्रोटियम मिलकर लाइटर हीलियम, लाइटर हीलियम और लाइटर हीलियम मिलकर हैवियर हीलियम। एंड see this, what is this? These are protiums or protons again। ठीक है, हमने प्रोटॉन से शुरू किया, आखिरी में हमें वापस प्रोटॉन्स भी मिल रहे हैं। ओके, तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये क्योंकि बहुत हाई एनर्जी से रिलीज होते हैं, दीज आर हाई एनर्जी प्रोटॉन्स। ठीक है, तो कुछ एनर्जी हाई एनर्जी प्रोटॉन्स टेम्परेचर की वजह से थे और कुछ हाई एनर्जी प्रोटॉन्स हमें इस रिएक्शन की वजह से भी मिल जाते हैं जो इस रिएक्शन को सस्टेन करने में हमारी मदद करते हैं।
ओके, इस वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर एक्साइटेड प्लस हाई काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ रिएक्शन, दोनों तरह के हमें प्रोटॉन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हम पर चलता रहता है। अब हम क्या करेंगे कि इन सब को, क्योंकि एक के बाद ये हो रहे हैं, इट इज लाइक अ चेन, ओके, तो वी आर गोइंग टू एड अप दीज रिएक्शंस in a way that in a way that the inputs and the outputs get balanced. So we will multiply the first three equations by 2, okay, and the final equation will uses, because it uses 2 lighter heliums, we have to multiply these by 2 and then add all of them up. जो हमारे पास final net result आता है, right, this is just the final net result. Although this is what are the real reactions, this is just a added reaction. What do we find? We find कि 4 प्रोटियम ने मिलकर, 4 प्रोटॉन्स ने मिलकर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया, right? This is enormous amount of energy, right? This is roughly, what does it amount to? It amounts to roughly 7 mega electron volt per U of energy, 1 U of mass, fuel mass. Compared to in the fission, where we got only roughly 1 mega electron volt per unified mass of uranium. Okay, so we should realize that fusion creates lot more energy than fission does. Okay, आप में से किसी का फिर से वीडियो ऑन नहीं है, बेटा प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, जस्ट कीप योर वीडियो ऑन, ओके, वीडियो ऑन रखिए ताकि आपका अटेंडेंस जो है वो मैं आपका I can give credit for attendance also. आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, plus you should also secure your attendance. Okay. What will happen when the hydrogen gets used up in the core of the sun? Okay. अब बात यह है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, हाइड्रोजन हम 4 एटम लेते हैं और फाइनली 2 हमें हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम मिलता है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे हाइड्रोजन जो है यूज अप हो रही है, ओके? तो ये कभी ना कभी तो ये समय आएगा कि सारी की सारी हाइड्रोजन यूज अप हो जाएगी, ठीक है? तो जबकि हम बोलते हैं कि सन्स एनर्जी इज इनएग्जॉस्टिबल, बट दैट इज नॉट रियली ट्रू। कभी ना कभी तो वो फ्यूल भी खत्म हो जाएगा, हम दोबारा हाइड्रोजन तो बनाएंगे नहीं वहां पे, राइट? तो क्या होगा जब हाइड्रोजन कम हो जाएगी और वो डिप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन का कलेक्शन सन पर, तो उसका जो टेम्परेचर है वो गिरने लगेगा, ठीक है? और सन जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब जब वो ठंडा होने लगेगा सन, तो क्या होगा? क्योंकि एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी से चीजें मूव कर रही थी, राइट? आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा ही है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो गैसेस मटेरियल है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब उसका जब टेम्परेचर कम होने लगेगा तो सन जो है ना कोलैप्स होने लगेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस होने लगेगा। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि जब उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो इसका मतलब वहां पे जो कोर है उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब हाइड्रोजन के कोर में प्रेशर बढ़ जाएगा तो बढ़े हुए प्रेशर की वजह से उसका टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर, आउटसाइड का टेम्परेचर नहीं लेकिन कोर का जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और 1.5 into 10⁻⁷ केल्विन जो आज है वो उससे भी बढ़कर 10⁸8 केल्विन की रेंज में पहुंच जाएगा। कई गुना टेम्परेचर कोर का बढ़ जाएगा, पहले कम होगा
collapse शुरू होगा under gravity, and then the temperature at the core will increase again. और ये temperature will now be sufficient to start the fusion reaction of helium. ठीक है, हाइड्रोजन तो अब है नहीं वहां पे, लेकिन हीलियम जो है फिर उसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा, हीलियम जुड़ जुड़कर क्या बना देगी, कार्बन of mass number, different mass numbers, but atomic number 6, right? From 2 to 6 it will grow in multiple stages, of course, with the end result being carbon. ओके और इस तरीके से सन पे कार्बन बनना शुरू हो जाएगा, और जो उसका बाहर का एनवलप है, राइट, जो हमें दिखाई देता है, जो उसकी चमक दिखाई देती है, वो एक्सपेंड हो जाएगा. It will become lot bigger. It will become so big कि वो अपने पास के planets को भी engulf कर लेगा. So planets like Mercury and Venus will even get engulfed into the sun. The sun will become much bigger in size. Okay? लेकिन जो उसके इतना बड़ा हो जाएगा तो जो बाहर का लेयर है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और बाहर के लेयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो व्हाइट दिखने की बजाय रेड दिखाई दे. इट विल नो मोर बी व्हाइट हॉट इन द आउटरमोस्ट सरफेस, इट विल बिकम रेड हॉट. ओके, एंड इट विल बी बिगर एंड रेड, एंड सच a star is known as the red giant. Okay, so the sun will become a red giant in this case. But this is not going to happen tomorrow or day after. This is not even going to happen in the lifetime of many generations to come, because this is likely to happen after 5 billion years, which is roughly the time it has been from the start of the universe. So it is still, it is still a lot of life left. So sun has enormous amount of fuel left for the next 5 billion years. But we should know what happens when the hydrogen gets depleted. This explanation you have to understand and remember. Okay, it's a multi-stage explanation. Any doubts, any questions here? बेटा वीडियो किसी का भी ऑन नहीं है, 3-4 बच्चों ने किया और फिर बंद कर दिया, ऐसा मत करिए. Isn't fusion a much better alternative to fission? Right? Let's look at it. Is that true? Fuel is easily available, right? Compared to uranium, getting hydrogen is much easier, right? We have abundant supply of water. We can produce enormous amount of hydrogen. हमारे लिए हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है, right? So easy availability of the fuel, definitely. The generated products are not radioactive. जो हमारा फाइनली हीलियम बनता है, ये इनर्ट है एंड स्टेबल है. ठीक है, केमिकली भी इनर्ट है, केमिकली इनर्ट एंड न्यूक्लियरली स्टेबल, राइट. ना ये रेडियो एक्टिव है ना केमिकली एक्टिव है, राइट. सो इसके जो जनरेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो कोई पॉल्यूशन भी नहीं करने वाले, राइट. एंड सो दिस इज ग्रेट. Enormous amount of energy is generated. We just saw that per unit mass, this can generate about 7 times that of fission reaction. Okay, and fission reaction can generate about 1 lakh times per gram, okay, compared to burning of carbon fuels. Okay, so definitely this is roughly about 1 million times more than burning carbon. Okay, so this is enormous amount of energy, and hence this is definitely a better alternative than fission. तो फिर हम fission based reactors क्यों बनाते हैं?
जब फ्यूजन इतना बढ़िया है तो इसी को क्यों नहीं यूज कर लेते? उसका रीजन ये है कि फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करना भी बहुत मुश्किल है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको कंट्रोल कर पाना, राइट? See, to get started we need the temperature of this range, okay, which is very difficult to get. Then at this temperature the matter will be in the plasma state, okay. There will be mixture of ions and electrons, okay, rather than atoms and molecules, which are moving at a very enormous energy and speed, right? So how do we actually, we can't put it in any container. जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो कंटेनर ही इवेपोरेट हो जाए, ओके. सो अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, राइट, इफ वी कैन solve these problems, which is, what are those problems? Generating this high temperature and container to store the reaction. So we will have an abundant source of energy available to us worldwide. A lot of research is going on this. तो अभी तक आप लोगों ने जो सीखा है, राइट, क्या कोई उसके बेसिस पे मुझको ये बता सकता है कि हम ये दोनों चीजें एटलीस्ट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थियोरी कैसे अचीव कर सकते हैं? हाउ कैन वी जनरेट दिस टेम्परेचर, सच अ हाई टेम्परेचर? बताइए, एनीबडी, कोई तरीका हो सकता है इतना टेम्परेचर जनरेट करने का? Who will tell me this? तुलसी बेटा, आप बताएंगे इतना हाई टेम्परेचर जनरेट करने का कोई तरीका? कोई भी, you can make a guess if you don't know. Tulsi, are you there? If you're there, then you have to speak up. Yes, sir. हाँ, इतना हाई टेम्परेचर, राइट, 100 मिलियन केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर जनरेट करने का कोई तरीका हो सकता है जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी में से बताइए? देखिए, किसी गैस को जलाते हैं तो हम 3, 4, 5, 6 हजार केल्विन तक ही जा पाते हैं, तो इतने टेम्परेचर पे जाने का कोई तरीका हो सकता है? ओके, नो आइडिया. देखिए, एक तरीका हो सकता है फिजन रिएक्शन. हमें फिजन रिएक्शन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट करे. तो अगर हम पहले एक फिजन रिएक्शन शुरू करें तो हम उससे इस लेवल का टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं. ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि चलिए ठीक है, अचीव कर लिया, लेकिन हाउ टू कंटेन दिस रिएक्शन? क्योंकि इस टेम्परेचर के रिएक्शन का जो मिक्सचर है उसको हम किसी डब्बे में नहीं रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी मटेरियल का डब्बा बना हो. ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो 100 मिलियन केल्विन को सपोर्ट कर सके. तो कोई मुझे बोल सकता है कि फिर अगर ऐसा डब्बा नहीं है तो ऐसा कोई हम डब्बा सोच सकते हैं? किस तरह से बना सकते हैं वो डब्बा? One idea I can give you is
कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर्स में से किसी चीज, आपको कोई चीज याद आती है जो यूज हो सकती है टू कीप दिस मटेरियल एट दिस टेम्परेचर? रिमेंबर दिस इज इन प्लाज्मा स्टेट, और प्लाज्मा में क्या है, आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। न्यूट्रल पार्टिकल्स नहीं है यहाँ पे, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो कुछ कर सकते हैं हम इनको कंटेन करने के लिए? हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंटेनर यूज करने की सोच सकते हैं। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है ना? तो क्या होगा कि ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, दे विल बी मूविंग विद हाई एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड विल पुट देम इन अ rotational motion, revolving motion, right? And electric field will give them a sideway motion. So you know that if you remember the electromagnetic container design, the particles will go like this around, okay, and there is no physical container used. Okay, so things like that are being worked on. Scientists are working on that to make the nuclear fusion reaction possible. It is already possible for destructive use in hydrogen bombs, लेकिन उसको constructive use के लिए to produce electricity, that research is still going on to create a sustainable and manageable, controllable fusion reaction is still not a reality. Okay, it can be done in laboratory conditions for a short while, but a sustainable commercial level is still not a viability. Okay, so that's it about the class for now. Any doubts, please ask me. Okay, I'll not start doing the questions today. Okay, we can start doing it in the next class because I have only 5 minutes left. I don't want to start the question session today. So आप में से किसी को कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो प्लीज पूछिए, लेट्स हैव अ डिस्कशन. This is a very interesting chapter, right? We are discussing about the future of energy production. This is definitely one of the most interesting chapters from the futuristic perspective जो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है? तो any doubts you can ask me now. बेटा कुछ तो बोलिए. Okay, let's do some very simple objective questions in the next 4 minutes. Okay, आप लोग मुझे आंसर दीजिए, right? Nuclear reaction is measured in unit. You have to tell me the unit. महावेश आप बताइए कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को? महावेश, Mahavish, are you there? Unmute and speak if you're there. Mahavish.
गोपाल, गोपाल भाटी, आर यू लिसनिंग? आप लोग क्यों नहीं जवाब देते हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इन आंसरिंग? इफ यू डोंट नो यू कैन से आई डोंट नो. I never say anything if you say I don't know. Anybody in the class can answer. किस यूनिट में हमने बार बार उस यूनिट का नाम लिया है इन द एंटायर चैप्टर? न्यूक्लियर एनर्जी हम कौन सी यूनिट में मेजर कर रहे हैं? ऋतिक, ऋतिक, nobody is listening or what? उर्वशी, आर यू देयर? हाँ महावीश, बताइए आप किस यूनिट में मेजर करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी को कोई भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो आगे किस यूनिट को लिखते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये तो बिल्कुल आसान है ना, इसमें इतना क्या घबराना है बताने में? यू न्यू इट, देन व्हाई वर यू साइलेंट? राइट? जबकि जो हमने इससे पहला चैप्टर पढ़ा था जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे थे, वी वर टॉकिंग ऑफ सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे. राइट? तो ये आपको चीज जरूर याद रखनी है कि देयर इज अ enormous difference between nuclear energy and the energy which is of the chemical nature, because chemical nature पे energy electron volt पे है और nuclear level पे energy जो है mega electron volts पे. Okay, okay, so if somebody can tell me यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है जो फिसाइल है? फिसाइल फ्यूल. हर एक रिएक्शन में हम कौन सा यूरेनियम लिखते हैं बार बार? Who will tell me this? उर्वशी, can you tell me this? यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है जो हम फिजन रिएक्शंस में लिख रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखूं मैं? That is what you have to tell me.